ओके, तो मेन टॉपिक कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? सही, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते भाई। सही, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे एक लफ्ज यूज हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग। सही, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई एक होती है वन साइडेड शेयरिंग। वन साइडेड शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो ये कहलाती है वन साइडेड शेयरिंग। सही, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या हो रही है, यहां पे हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पे टू साइडेड शेयरिंग होती है। सही, यानी कि एक एटम जो है, सही, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से उनके दरमियान में एक केमिकल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। सो अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। सही, यानी कि दो एटम्स के दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉन्स की कैसी शेयरिंग होगी भाई, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल यानी कि अगर एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और दूसरी तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, सही, तो ये कहलाएगी म्यूचुअल शेयरिंग। सही, यानी कि टू साइड, दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। सही, तो फिर उस सूरत में हमारे पास उन दो एटम्स के दरमियान में जो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, वो कहलाएगी कोवलेंट बॉन्डिंग। सही, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इससे ये बात और अच्छी समझ में आएगी। जरा देखें, अब यहां पे हमारे पास होता क्या है कि भाई फॉर सपोज हमारे पास एक एटम है, सही, एटम ए, सही, और दूसरा एटम है हमारे पास एटम बी। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई एटम ए और एटम बी को आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग क्या करनी है भाई, फॉर्म करनी है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो एटम ए है, सही, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सही है, और ये जो एटम बी है इसके भी आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। सही, अब होता क्या है कि अगर ये क्या नाम है, जो एटम ए है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और यहां से ये जो एटम बी है, सही, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे। सही, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बना लें, इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर बना लें। सही, क्या बना लें भाई, शेयर्ड पेयर बना लें। सही, तो यहां पे हमारे पास इन दोनों, सही, इन दोनों एटम्स के दरमियान में एक बॉन्डिंग जो है, सही, वो क्या हो जाएगी भाई, फॉर्म हो जाएगी। और इस बॉन्डिंग को हम कहेंगे क्या, इस बॉन्डिंग को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। सही, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है भाई, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि अगर एटम ए जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एटम बी भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, सही, तो यहां पे हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब इसी तरीके से क्या हो सकता है कि एटम ए जो है वो दो इलेक्ट्रॉन दे दे और एटम बी भी दो इलेक्ट्रॉन दे दे, सही, तो तब भी हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्डिंग ही कहलाएगी। सही, इसी तरीके से अगर एटम ए तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सही, और एटम बी भी तीन इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये भी हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। यानी कि दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जरूरी है टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। सही, तो इसमें हमारे पास क्या है कि वन एटम एंड द अनदर एटम से शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और इन दोनों एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सही, और ये बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। सही, और यहां पे जिन इलेक्ट्रॉन्स को ये आपस में शेयर करेंगे, सही, वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, शेयर्ड पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, शेयर्ड पेयर बना लेंगे, और एक शेयर्ड पेयर की वजह से एक कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है। सही, तो यहां पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से दोनों एटम्स आपस में एक कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है बात यहां पे? सही, इधर इसमें कोई भी क्वेश्चन कि भाई हमारे पास डेफिनेशन जो है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। सही, और ये जो हमने इसका मैकेनिज्म समझा है, इसके अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें, और जिनको समझ में आ गया है वो जल्दी से ओके ओके क्लियर क्लियर बता दें जल्दी से भाई। हाँ, आयजा ने बता दिया भाई, आरिशबा, और इसके अलावा और बच्चे कहाँ हैं भाई, अभी हम मनाल कहाँ हैं, और ये क्या नाम है इसका, अलिशबा ने तो बता दिया है, अंशरा ने भी बता दिया है। आशिर कहाँ गया भाई, आशिर है, आयशा ने बता दिया है।
राहिमा है, सही। तो भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग क्लियर हो गई है कि किस तरीके से फॉर्म होती है, सही। तो ये इसका हमारे पास क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दोनों एटम्स एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो है वो बोथ साइडेड शेयरिंग करते हैं, सही है, और उससे शेयर्ड पेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाती है दोनों एटम्स के दरमियान में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो डेफिनेशन और जो मैकेनिज्म है, सही है, वो हमारे पास मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे, सही है, और ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के हवाले से, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स होती हैं, सही है, वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सही, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप बनती है। यानी कि अगर हमारे पास जो है वो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है वो अलग होगी। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप अलग होगी। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, सही, तो फिर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप है वो अलग होगी। सही, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप किस पे डिपेंड करती है भाई, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सही है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि बॉन्ड पेयर जो है, यानी कि शेयर्ड पेयर की बात हो रही है, जो शेयर्ड पेयर है हमारे पास वो जितने बनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप कौन सी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सही है, वो 3 टाइप्स इसकी होती हैं। नंबर 1 इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 2 इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड नंबर 3 इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इससे इसके नाम से भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो आइडिया हो गया होगा कि भाई यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, सही, ये सिंगल होगी तो कब होगी, डबल होगी तो कब होगी, और ट्रिपल होगी तो कब होगी, सही। ये भी हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग को इस तरीके से डिस्कस किया है कि वाज़ेह हो गया होगा, सही। जैसे कि फॉर सपोज कि भाई अगर हम यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त फॉर्म होता है कि जब एक एटम और दूसरा एटम, सही, जब एक एटम और दूसरा एटम, सही, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, सही, और क्या नाम है, इसके दरमियान में एक शेयर्ड पेयर यानी कि एक बॉन्ड पेयर जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, सही। तो उस से बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, सही। अब ये जो एग्जाम्पल हमारे पास है ये हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सही। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं तो इनके दरमियान में बन जाता है एक शेयर्ड पेयर, जिसे हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमारे पास बॉन्ड भी क्या होता है, फॉर्म होता है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में चूंकि एक बॉन्ड पेयर बना है, सही है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास इसके दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और जब भी हमारे पास किसी भी दो एटम्स के दरमियान में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, बाय अ सिंगल लाइन, सही, यानी कि सिर्फ एक लाइन के ज़रिए जो है हम यहाँ पे जो है क्या नाम है उसकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, सही। तो अगर आपको कहीं पे भी, सही, अगर आपको कहीं पे भी दो एटम्स के दरमियान में अगर सिर्फ एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये यहाँ पे क्या नाम है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इन दोनों एटम्स के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। तो जो हाइड्रोजन एटम है, सही, उनके दरमियान में हमेशा क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की जो एग्जाम्पल है, सही, वो हमें मिलती है कहाँ से भाई, क्या नाम है, ऑक्सीजन जो है उसके मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर हम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे मैं इसको बना के भी दिखाता हूँ, सही, कि भाई हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसका जो वैलेंस शेल होता है यानी कि जो आखिरी शेल होता है, सही, इसके अंदर मौजूद होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 6, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन में से हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अलग और 2 इलेक्ट्रॉन अलग, वो तो आपस में ही पेयर बना लेते हैं, सही है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये कहलाते हैं लोन पेयर। लोन पेयर जो है वो शेयर नहीं होते, सही है। जो हमारे पास
ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं सही जो कि सही जिन्होंने पेयर नहीं बनाया हुआ, यानी कि जैसे आप ये देख सकते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन हैं सही, ये अनपेयर्ड होते हैं क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं सही। ये दोनों सेम ऑर्बिटल्स में होते हैं तो ये लोन पेयर बना लेते हैं सही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं तो ये पेयर नहीं बना सकते सही, तो ये अनपेयर्ड रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये ऑक्सीजन का एक एटम है। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का दूसरा एटम भी होगा जिसके अंदर यहाँ पे दो लोन पेयर आ जाएंगे और ये दो हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब होगा क्या कि जब इन दोनों ने आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग को फॉर्म करनी होगी तो सबसे पहले ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से और इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर करेगा और यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, एक शेयर्ड पेयर फॉर्म कर लेगा सही, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास ऑक्सीजन के आखिरी शेल में एक फारिग इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है सही, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मौजूद है सही। तो होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसका ये एक बचा है और ये जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है ये भी, ये दोनों एटम्स जो है वो आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे सही। और शेयर करने के बाद यहाँ पे एक और बॉन्ड पेयर जो है उसकी फॉर्मेशन ये लोग यहाँ पे कर लेंगे, जिसकी वजह से आप मुझे बताएं कि ऑक्सीजन के दरमियान में कितने बॉन्ड पेयर बन गए भाई सही, ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में दो बॉन्ड पेयर बन गए सही, क्योंकि यहाँ पे इसके पास भी दो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या नाम है अनपेयर्ड मौजूद थे सही। और इस तरीके से यहाँ पे इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद थे। तो यहाँ पे इसके जो क्या नाम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर होके इन्होंने कितने बॉन्ड पेयर बना लिए भाई, दो बॉन्ड पेयर बना लिए सही। अब उस दो बॉन्ड पेयर की वजह से क्या होगा कि इनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होगी सही, वो कौन सी कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म होगी भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल शॉर्ट लाइन, वेरी गुड आजिब सही है। तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ऑक्सीजन के दो एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सही है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या बनाते हैं, दो लाइनें बनाते हैं सही। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इनके दरमियान में डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे सही है। एनीवन किसी को अगर हाइड्रोजन के एटम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या फिर जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटम है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मूव करते हैं भाई किस तरफ भाई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ठीक है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है किसमें भाई, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर सही है, क्योंकि नाइट्रोजन भी हमेशा N2 की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इस नाइट्रोजन गैस में दो एटम्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसके आखिरी शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सही, क्योंकि ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि भाई हमारे पास जो नाइट्रोजन है सही, इसका जो आखिरी शेल है सही, नाइट्रोजन का जो हमारे पास आखिरी शेल है सही, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से सही ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो लोन पेयर बनाए हुए होते हैं। लोन पेयर यानी कि इन्होंने आपस में ही पेयरिंग कर ली होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेता है ना तो फिर वो जो है वो कोई क्या नाम है बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता सही है। तो ये जो है वो यहाँ पे लोन पेयर आराम से मौजूद होता है। ठीक है, अब लेकिन इसके बाद होता है क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड यानी कि ये आपस में पेयरिंग नहीं बनाए हुए होते, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि चूंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं इसी वजह से ये पेयरिंग नहीं बनाते सही, पेयरिंग नहीं करते। ठीक है, अब इसी तरीके अब नाइट्रोजन के सामने इसी तरीके का एक अगर मैं दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एटम ले आता हूँ सही है इस तरीके से, तो होगा क्या कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर होके सबसे पहले यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा सही, और फिर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आपस में शेयर होके यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा सही है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर होके यहाँ पे एक क्या बना लेगा भाई, बॉन्ड बना लेगा। तो बताओ इनके दरमियान में कितने बॉन्ड पेयर बन गए भाई, 3 बॉन्ड पेयर बन गए सही है। तो जब 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे तो फिर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा सही, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 शॉर्ट लाइंस।
ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय 3 शॉर्ट लाइंस। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन के दरमियान हमेशा क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है बिटवीन द 2 एटम्स। ओके, तो जल्दी से इसको देख लें, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, एनीवन? ओके गुड, आयजा, ओके गुड, अब्दुल्ला गुड, अंशरा ठीक है, ओके ओके सही है, सही है। तो इसका मतलब टाइप्स में कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि यही चीज़ अभी जो है वो हमने अगली स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस करनी है, सही, क्योंकि अब कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। अब एग्जांपल्स के अंदर हम इसी तरीके कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, सही, उनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सही, उसकी फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ अभी हमने आगे भी एक और बार रिपीट करनी है, ठीक है। तो जल्दी से जो है वो मूव करते हैं। सबसे पहले आते हैं भाई किस पे, भाई फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है भाई, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, सही, क्या होता है भाई, Cl2। अब Cl2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन के जो हमारे पास एटम्स हैं, सही, ये आपस में क्या हुए हुए होते हैं भाई, सही, बॉन्ड हुए हुए होते हैं, और इनके दरमियान में भी जो बॉन्ड मौजूद होता है, ये कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है भाई, सही, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड ही मौजूद होता है, सही। तो इसको हमने यहाँ पे क्या नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर हम क्या नाम है क्लोरीन के एटम को देखें, तो क्योंकि क्लोरीन के पास जो है वो 17 क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसको अगर हम उसके शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एम शेल है, ये हमारे पास क्या है, इसका वैलेंस शेल है, सही है। एम शेल क्या है हमारे पास, इसका वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल के अंदर बताएं भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। और किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में अगर 8 या 8 से ज़्यादा की कैपेसिटी होती है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो स्टेबल माना जाता है, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्लोरीन जो है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, सही, कि जिसकी वजह से जब ये इसके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो हर वक्त ये किसकी सोच में लगा रहता है कि वो मैं कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो क्या नाम है क्लोरीन है, इसके आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, सही। अगर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा भाई, सही, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थस क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सही, इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल एम शेल, सही, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ, सही, 1 मोर इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि ये उसको लेके क्या बना ले भाई, क्या नाम है, अपना जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसको मुकम्मल कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है कि भाई जो क्लोरीन है, सही है, अगर मैं इसके दोनों एटम्स को फॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया क्लोरीन, ये आ गया दूसरा क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसके आखिरी शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इस 7 इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसी होती है कि भाई 7 में से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2-2 की पेयरिंग, यानी कि इन्होंने लोन पेयर बनाया हुआ होता है, सही, यानी कि समझ लें कि भाई यहाँ पे ये एक लोन पेयर इधर बना हुआ है, सही है, एक लोन पेयर इधर बना हुआ है, और एक लोन पेयर इधर बना हुआ है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इसके लोन पेयर हैं, सही, चूंकि इसने अपने ही एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग की हुई है, इसलिए कहलाता है लोन पेयर, ठीक है। अब ये हो गया 2 2 2, तो बचा 1, सही है। तो ये हो गया हमारे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी होगी, सही है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सही है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और फिर ये हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सही है, इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो लोन पेयर के आ गए, और 1-1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या नाम है अनपेयर्ड आ गया। अब चूंकि हमारे पास क्या है कि भाई इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री मौजूद है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और यहाँ पे बना लेंगे एक बॉन्ड पेयर, सही, क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड पेयर। और चूंकि हमारे पास इन दोनों क्लोरीन्स के दरमियान में सिर्फ एक बॉन्ड पेयर बनेगा,
तो इसी वजह से यहाँ पे बनने वाला बॉन्ड भी हमारे पास क्या होगा भाई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, सही है। और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में हम इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल शॉर्ट लाइन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बॉन्डिंग को सिंगल शॉर्ट लाइन से क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एनीवन, किसी को क्वेश्चन? हो गया, सही है। तो अब चलते हैं भाई आगे की तरफ, एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन को अभी हमने थॉरली जो है वो उसके अंदर भी क्या नाम है डिस्कस किया है, क्या नाम है, जो भी हमने एग्जाम्पल ली थी ऑक्सीजन की, सही है। तो ऑक्सीजन में हमारे पास क्या था भाई, ऑक्सीजन में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन में क्या था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या बनाए हुए थे, लोन पेयर। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या बनाए हुए थे, लोन पेयर। और यहाँ पे इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, सही है, वो यहाँ पे अनपेयर्ड मौजूद थे, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या था कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा के एक बॉन्ड पेयर जो है वो इन्होंने यहाँ पे फॉर्म कर लिया था, और फिर यहाँ पे इसके एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग करवा के यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन कर ली थी, जिससे हमें क्या पता चला कि भाई, सही, जिससे हमें यहाँ पे क्या पता चला कि भाई इन दोनों मॉलिक्यूल्स के इन दोनों एटम्स के दरमियान में यहाँ पे चूंकि 2 क्या नाम है बॉन्ड पेयर फॉर्म हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे बनने वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी कौन सा होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन के दरमियान में क्या लगाएंगे भाई, सही, 2 लाइन्स लगा देंगे, सही, क्योंकि कौन सा बॉन्ड है भाई, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कोई मसला, एनीवन, एनी स्टूडेंट? ओके भाई, एनी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन? ओके ओके, गुड। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी हमने उसी क्या नाम है एग्जाम्पल के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था भाई कि नाइट्रोजन में हमारे पास कितने थे भाई, 5 अल्फा इलेक्ट्रॉन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद थे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एक नाइट्रोजन और ये आ गया दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक एक नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास एक एक लोन पेयर मौजूद था, ये इसका लोन पेयर आ गया और ये इसका लोन पेयर आ गया। अब चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो लोन पेयर के हो गए, बाकी हमारे पास जो 3 बचे, सही है, वो यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है अनपेयर्ड होंगे, सही है, क्योंकि ये अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसी वजह से ये आपस में पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक पेयर यहाँ पे फॉर्म करेंगे, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके एक पेयर यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे एक पेयर फॉर्म कर लेंगे। तो भाई एक बॉन्ड पेयर इधर आ गया, एक बॉन्ड पेयर ये आ गया और एक बॉन्ड पेयर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो भाई इनके दरमियान में बनने वाला जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है वो कौन सा होगा भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में आ जाएगा सही 3 शॉर्ट लाइंस, सही, विच रिप्रेजेंट कि भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्डिंग मौजूद होती है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को भी हमने एक दफ़ा रिपीट कर लिया, सही। अच्छा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, सही। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, सही, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, सही, ये इसको 2 कैटेगरी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सही है। नंबर 1 इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नंबर 2 इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं भाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब देखिए पोलर का मतलब होता है, पोलर निकला पोलैरिटी से, यानी कि अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर आ जाते हैं, सही, तो यहाँ पे उस मॉलिक्यूल को पोलर कहा जाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो उसको क्या कहा जाता है, पोलर कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाती है भाई, पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या हो, सही, अगर हमारे पास क्या हो कि भाई ऐसा कोवलेंट कंपाउंड, सही, ऐसा कोवलेंट कंपाउंड कि अगर उसके ऊपर क्या आ जाए, चार्जेस आ जाए,
सही, ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड कि अगर उसके ऊपर क्या आ जाए, चार्जेस आ जाए, ठीक है, तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, सही है, और उनके दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन आप समझ लें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, सही, यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, जब इसे फॉर सपोज हम इसमें HCl की एग्जांपल लेते हैं, सही है, H और Cl। अब H और Cl के दरमियान जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, सही, तो होता ये है कि भाई हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में वो शेयर करता है, सही है, और जो क्लोरीन के पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, सही, वो उसको शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और यहाँ से हमारे पास जो क्लोरीन है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और इस तरीके से होता क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में हमारे पास बन जाता है एक शेयर्ड पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि शेयर्ड पेयर जो है ये किसका है भाई, इलेक्ट्रॉन का है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, सही, नेगेटिव चार्ज होगा, सही, जिसके एक तरफ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कौन है भाई, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन के हवाले से सबको पता है कि भाई हाइड्रोजन बेचारे के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, सही है, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, सही है, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सही, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, सही। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो क्या चाहता है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बना है इसको मैं अपनी तरफ क्या कर लूं, खींच लूं, जिसको हमने समझा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, सही, द एबिलिटी ऑफ क्या नाम है, एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, सही है, यानी कि एटम की वो एबिलिटी जिसके जरिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब हाइड्रोजन के पास जो है न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, जबकि क्लोरीन के पास होते हैं 17, सही है, यानी कि जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है वो बड़ा न्यूक्लियस होता है, उसके पास 17 जो है क्या नाम है, प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो खींचता है किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, सही है, और वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि जो बेचारा हाइड्रोजन है, सही, स्ट्रगल कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने में, सही है, और ये जो क्लोरीन है, सही है, पूरी ताकत लगा के उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो अब यहाँ पे चूंकि क्लोरीन के पास, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किस तरफ चले जाता है, क्लोरीन की तरफ चले जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो जो पूरा मॉलिक्यूल है उसमें से जो क्लोरीन वाला पार्ट है, सही, वो क्या हो जाता है, पार्शियली नेगेटिव, सही, और जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव, सही, जिसकी वजह से होता क्या है कि भाई इनके दरमियान में होता तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्लोरीन और हाइड्रोजन में, सही, इतना ज़्यादा होता है कि भाई जो क्लोरीन है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतना खींच लेता है कि इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन बेचारे के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, सही, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ चले जाता है, क्लोरीन की तरफ, सही। तो इसी वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके का जो बॉन्ड हो जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ इतना खिंच जाए, इतना चले जाए, सही, कि उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और जो बचा उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सही। सो व्हेन डिफरेंट एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, both the atom exert unequal force on the shared pair of electron, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जब दो अलग अलग एटम्स हों, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, सही, दोनों अलग अलग है, दोनों की ताकत अलग अलग है, हाइड्रोजन की ताकत कम है, क्लोरीन की ताकत ज्यादा है, हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से खींचेगा, क्लोरीन ज्यादा फोर्स से खींचेगा। तो इसके नतीजे में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा होके उसको दे देगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, सही, और जो हाइड्रोजन है उसको दे देगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और जब हमारे पास किसी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या क्रिएट हो जाएं, पोल्स क्रिएट हो जाएं, यानी कि चार्जेस क्रिएट हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं पोलर। तो ये भले से हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पोलैरिटी आ जाएगी, और ये कहलाएगा हमारे पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चलते हैं
किधर भाई, सही नॉन पोलर की तरफ। तो नॉन पोलर वाजे कि भाई अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रही है, सही, अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या होता है कि भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और एक शेयर्ड पेयर बन जाता है, सही। अब ये जो हाइड्रोजन है ये चाहेगा ये मेरी तरफ आ जाए, दूसरा हाइड्रोजन चाहेगा ये मेरी तरफ आ जाए, लेकिन चूंकि दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों की जो ताकत है वो बराबर होगी, सही। तो यहाँ पे जब इस तरफ से जो फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स जब दूसरी तरफ से लगेगी तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ना तो लेफ्ट को जाएगा ना ही राइट को जाएगा, बल्कि बीच में ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई भी चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन किसी तरफ जाएगा ही नहीं, सही, तो फिर हमारे पास चार्जेस भी क्रिएट नहीं होंगे, सही। और हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो मिलके जो H2 बनता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पोलर चार्ज मौजूद नहीं होता, सही है। तो ये हमेशा उस वक्त होंगे कि जब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बने, से किसके दरमियान में, आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में, यानी कि एक जैसे एटम्स के दरमियान में बने, ताकि दोनों तरफ से लगने वाली फोर्स क्या हो, बराबर हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर ना तो लेफ्ट को जाए और ना ही राइट को जाए, बल्कि बीच में ही रहे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी पोलैरिटी या फिर कोई भी चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पे, सही है। तो जल्दी से अब इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें और मुझे बता देंगे कि किसी भी चीज़ को रिपीट करना है तो हम इसको रिपीट कर लेंगे और फिर आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, समझ में आ गई, सही, या फिर अभी इसको रिपीट करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? ओके ऐसा, ओके अंशरा, ओके अजीबा, ठीक है, सही है भाई। तो अब पोलर और नॉन पोलर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। अगर हम जहाँ पे पोलर की बात करते हैं तो पोलर दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और नॉन पोलर जो है वो हमारे पास दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, सही है। और लास्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि हमारे पास क्या है कि भाई जो भी एटम्स हैं जिनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर हम उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं, सही, तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि भाई इनका जो नेचर है वो कैसा है। तो ये यहाँ पे एक हमारे पास स्केल मौजूद है, सही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का एक स्केल मौजूद है, जिसमें आपको यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड की दोनों टाइप्स नज़र आ रही होंगी, सही है। एक है हमारे पास ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर उससे आगे हमारे पास आता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर, सही, ऐसे दो एटम्स, सही, जिनके दरमियान में कोई भी बॉन्डिंग मौजूद है, अगर हम उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस निकालते हैं और उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अगर 0.4 से कम आता है, सही, 0.4 से क्या आता है भाई, कम आता है, सही, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि ऐसा कंपाउंड जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, सही, यानी कि उसके दरमियान जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अगर उनका डिफरेंस जो है वो 0.4 से 1.8 के दरमियान में लाया करता है, सही, इन बिटवीन 0.4 एंड 1.8, सही, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लाया करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, यानी कि उनके ऊपर चार्जेस मौजूद होंगे। और अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अगर 1.8 से भी एक्सीड कर जाता है, यानी कि 1.8 से ज़्यादा हो जाता है, सही, तो ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा, सही, यानी कि फिर जो हमारे पास बॉन्ड है, सही, वो क्या हो जाएगा, फिर आयोनिक हो जाएगा, यानी कि ये फिर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव नहीं, बल्कि मुकम्मल जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे, जैसे कि आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर होता है। अब ये हमने चेक करने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपसे जो है वो आपके साथ जो है ना वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक चार्ट जो है वो शेयर किया हुआ है, तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि भाई किसी भी दो एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, सही। तो अगर किसी पास कैलकुलेटर वगैरह मौजूद है, सही, तो कैलकुलेटर ज़रा निकालें और चेक करते हैं फिर हम, सही, और मुझे आंसर बताइएगा आप लोग।
ओके तो हम पहले चेक करते हैं HCl में, ठीक है। HCl क्या है, सही है, नॉन पोलर है, पोलर है या आयोनिक है, ठीक है ना, चेक करते हैं। सही है, तो HCl, ठीक है। अब HCl में सही जो H है, ठीक है, H है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है भाई, सही 2.2 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये 2.2। और फिर दूसरा क्या है, Cl है, सही। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है भाई, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रही 3.16, ठीक है, कितनी आ गई भाई 3.16, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान का डिफरेंस निकालते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सही। ये अगर हम निकालते हैं तो भाई ज़्यादा में से कम को माइनस कराएंगे, तो जल्दी से कराइएगा ज़रा इसको, सही। 3.16 माइनस 2.2, जी भाई क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताएं। 3.16 में से अगर हम 2.2 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आ रहा है, 0.96, 0.96। और किसी ने आंसर निकाला भाई, आयजा तंजील का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.96। और किसी का कोई आंसर, एनीवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है, सही, वो क्या आ रहा है, 0.96 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो 0.96 का है। अब हम चेक करेंगे कि भाई 0.96 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो भाई 0.96 जो है वो 0.4 और 1.8 के दरमियान में आएगा। और अगर किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 और 1.8 के दरमियान में हो तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई HCl जो है ये हमारे पास एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ये पता लगा लिया कि भाई ये क्या नाम है, पोलर है कि पोलर है या नॉन पोलर है या आयोनिक है। अब एक और चेक करते हैं, NaCl को भी चेक करते हैं। NaCl को, ये आ गया Na और ये आ गया Cl। हाँ भाई Na का कितना है चेक करते हैं भाई। Na का है हमारे पास ये रहा, सही। Na का है 0.93, 0.93। और Cl का चेक करते हैं, Cl का कितना है भाई, Cl का है हमारे पास 3.16, ठीक है। अब इसका निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कराएंगे, 3.16 माइनस 0.93। हाँ बच्चों बताओ क्या आंसर आ रहा है, 3.16 माइनस 0.93, माइनस करो और जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है भाई। आंसर आ रहा है 2.23। क्या आंसर आ रहा है भाई, 2.23, ठीक है। अब 2.23 जो है वो ऑब्वियसली 1.8 से क्या होगा, ज्यादा होगा, सही है। 1.8 से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि NaCl जो है ये है हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड, सही। क्या है बच्चों, ये हमारे पास है एक आयोनिक कंपाउंड। और आपको याद भी होगा कि हमने NaCl कहाँ पे पढ़ा था, आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था, सही है, जिसमें Na ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl को दे दिया था, याद है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी यही बता रहा है कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, सही है भाई। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या नाम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपने निकाला तो उससे आपको नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी पता चल सकती है, ठीक है। तो अगर और कोई हम ट्राई कर लें, यहाँ पे हम देखते हुए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में क्या होता है, सही। यानी कि अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्डिंग है तो चेक करते हैं इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो पोलर होगी या नॉन पोलर होगी, सही। तो चेक करते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, कार्बन, सही। कार्बन का कितना है, कार्बन सही 2.55, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना है भाई, हाइड्रोजन का है 2.2, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं, सही। ज़्यादा में से कम को माइनस कराएंगे, 2.55 माइनस 2.2, हाँ भाई कितना आया, 0.35, सही है, 0.35, ठीक है। 0.35 का मतलब है कि ये 0.3 जो है वो 0.4 से पीछे होगा, यानी कि इससे पहले आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन पोलर, सही है। तो CH क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड,
ठीक है भाई। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा भाई, नॉन पोलर। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लें तो आपको आराम से पता चल सकता है कि उसके दरमियान में नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। सही। तो टॉपिक हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करती है कि भाई नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास क्या है, वो कैसे। सही पे अगर हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लें दोनों एटम्स के दरमियान का, सही, तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सही, वो अगर 0.4 से कम आएगा तो नॉन पोलर, 0.4 से 1.8 के दरमियान में आएगा तो पोलर, और 1.8 से आगे आएगा तो आयोनिक। तो हमने यहाँ पे करके भी देख लिया। ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। एनीवन, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई, जल्दी से बता दीजिए। ओके ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसमें अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग का जो टॉपिक है, इंशाल्लाह अब इसको हम नेक्स्ट क्लास के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। और अब यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो हो गई है मुकम्मल। ठीक है। तो भाई आज की क्लास में जो पढ़ा वो समझ में आ गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है भाई। तो आज हमने जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली, टाइप्स मुकम्मल कर ली, नॉन पोलर पोलर मुकम्मल कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रह गई और डेटिव बॉन्ड का जो टॉपिक है बस वो रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारा चीज़ हमने मुकम्मल कर ली है। ठीक है भाई। तो समझ में आ गई सारी चीज़ें। ठीक है। ओके की रिपोर्ट है। तो अब यहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो आपसे अगली क्लास में जो है वो मुलाकात होगी। तब तक जो है वो पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है ना। ये जैसे जैसे दिन गुजरते आ रहे हैं आप पेपर के करीब भी जाते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप पढ़ाई को अच्छे से सीरियस लें और दिल लगा के पढ़ाई करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।